परचेज द वन न्यू बिल्डिंग ऑफ 275,000। बाकी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अकाउंट रिसीवेबल करंट ईयर में 45,300 है, जो कि लास्ट ईयर में क्या था 56,860। ठीक है, तो आ जाइए। तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है, हमने इसको सबसे पहले ऐड किया, फिर उसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल आइटम में क्या है, एआर में क्या हो गया, पहले जो कितना था 56,860 था, अभी वो घट गया, तो एआर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एआर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब रिलीज ऑफ कैश, रिलीज ऑफ कैश। तो कितना का कैश रिलीज हुआ है जी, 56,860 माइनस 45,300, यानी कि 11,560 का कैश रिलीज हुआ। ठीक है, चलो उसके बाद अकाउंट पेबल में आपका क्या हो गया, पहले 12,000 का डिक्रीज हो गया, एपी डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हमारे लिए सिचुएशन जो बनेगा, डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, हमने पेड टू क्रेडिटर्स हो गया मेरे लिए सिचुएशन। अब वो कैसे, तो देखिए हमारा यहाँ पे था पहले 12,900, अभी कितना होता है 10,745। ठीक है, तो ये डिक्रीज की पोजीशन आ गई। फिर बोल रहा है इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा पैसा उसमें और फर्दर ऑक्युपाइड हो गया। इन्वेंट्री इंक्रीज का मतलब फर्दर कैश ऑक्युपाई हो गया, तो वो कितना मेरा ऑक्युपाई हो गया 194,320 माइनस 186,700। तो ये दो मेरे लिए लेस पोजीशन है, ये मेरे लिए एडिशन है। तो अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ये पूरा ऐड करेंगे लेस सम ऑफ, ये दो मेरे लिए लेस होगा। इसका मतलब है 100, सॉरी, हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा 504,285। ये हमारा क्या आ जाएगा 504,285। आपने कौन सा आंसर दिया था भाई, रोशन भाई? ऐसा कैसे, बताएं। ऐसा कैसे, ठीक है, समझ आ गया उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम थे। ओके, तो डेली बेसिस पे क्या करें, ताहिर भाई थोड़ा इसको साइलेंट कर ले, कोई मसला नहीं। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि डेली बेसिस पे एक दो हर सेक्शन से क्वेश्चन उठा के आप प्रैक्टिस करें, अदरवाइज ये मसले खत्म नहीं होंगे। बिकॉज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, जैसे ही नहीं दिखता है उसी दिन से ये माइंड से बाहर हो जाता है, जिस दिन नहीं दिखता है उसी दिन ये माइंड से बाहर हो जाता है। ठीक है, ये मामला क्लियर हुआ। और यशवंत भाई आपने तो ट्राई भी नहीं किया, दिस इज वेरी बैड। नहीं सर, मेरे को भूल गया था इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। लिटरली आई एम वेरी मच वरीड अबाउट यू कि आप इवन ट्राई भी नहीं करते आजकल किसी चीज पे, क्या कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को ना थोड़ा वो कंसेप्ट ये वाला भूल गया था, कैश फ्लो का मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैंने 4-5 दिन पहले एक 2-3 मिनट का वीडियो बना के भी डाल दिया था कि चलो कम से कम आदमी रिकैप कर लेगा। 2-3 सवाल भी मैंने कर दिए थे, एटलीस्ट मेरे को लगा था कि 5 मिनट तक आदमी हमको बर्दाश्त कर सकता है, तो इसीलिए मैंने 5 मिनट का एक वीडियो बना दिया था।
क्योंकि फिर 5 मिनट के बाद भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। एक ये छोटा सा सवाल है, आप जब तक इसको एक बार रीड करो। आई एम जस्ट ओपनिंग द, तो मेरे को पढ़ाना है, आई एम जस्ट ओपनिंग दिस। ये एक 2 मिनट का सवाल है, प्लीज इसको ट्राई करो भाई। सर वो हट ही गया सवाल। हाँ एक मिनट में अभी इसको प्रॉपर याद दे रहा हूँ। तो अभी जा रहा है ना? हाँ जी, 1 मिनट बस। सर नजर नहीं आ रहा। ब्लैक ब्लैक आ रहा है। अभी अभी अब आ रहा है, अब आ रहा है। अच्छा अभी अच्छा। आंसर सी। हाँ भाई प्लीज ट्राई करें भाई, पीछे वाली पुरानी लॉजिक ही है। सी सी आंसर इज सी। या ओके सो अरे अंसर भाई, अंसार भाई बी, कैसे है? बी। ठीक है, ठीक ठाक है। आप बताइए, आप सुनाइए। आज आजकल आप मिलते भी नहीं, पढ़ाई वढ़ाई आजकल हो नहीं रही आपकी। इधर ही है। इधर ही है पर पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए कहने का मतलब मेरा नथिंग। डिसीजन मेकिंग आपने पढ़ाई रिवाइज नहीं किया, डिसीजन मेकिंग इज अबाउट टू फिनिश। या आई हैव टू, यस आई विल डू। कितना 110,000 सही लिखा ना मैंने? सही लिखा, ये ऐड हो जाएगा तो बाकी अब आ जाइए नीचे। बोलता है इंक्रीज इन एपी, इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन एपी का मतलब होता है यू डोंट पे द मनी, यू होल्ड द मनी। हाउ मच इंक्रीज? 45,000। इट इज गोइंग टू बी ऐड because instead of releasing you hold the money, you hold money, you don't pay them. then increase in AR का मतलब क्या होता है? you are increase in AR। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली आपका पैसा किसी ने होल्ड कर लिया, they have not released the money to you, they don't give the money to you। that 73,000 it means your money। Sorry, increase in AP is add means you hold the money। increase in AP का मतलब hold by customer, holded by customer means you are supposed to get but you did not get। it means as a cash you did not get anything। now he is saying that deferred liability increase हो गया। if it is an increase in liability इसका मतलब क्या होता है? liability increase means you are supposed to pay but you're not paying, it means you are actually holding the money। so again this is the addition for you। so how much it is? 16,000। तो जब आप माइनस में सिर्फ आपका ये फिगर है, इफ यू वांट टू गेट द फुल वैल्यू आप कैसे आएगा आपका? ये सी आएगा आंसर। आई डोंट नो हु हैज गिवन सी। ठीक है, ये सी आएगा आंसर। ठीक है, तो ये मामला क्लियर हो गया आपका। So today we are actually going to cover our revenue recognition। मेराज भाई yes
एक मिनट को पहले वाला क्वेश्चन खोलना जरा। दिस वन और दिस वन? ये वाला। हाँ, नाउ टेल मी। जो एडजस्टिंग है वर्किंग की 11,560। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 56,860 एंड 45,300। तो ये ऐड हो जाएगा ना? यस, दिस इज द रिलीज ऑफ कैश, दिस इज द एडेड वन ना। ये ऐड होगा, ये लेस हो रहा है। ये दो लेस होता है, ठीक है। और ये जो था ये क्या है, ये नीचे कौन सा बोले? इन्वेंट्री इंक्रीज। ये नो, हाँ, इन्वेंट्री इंक्रीज। ओ, इन्वेंट्री इंक्रीज्ड। सही है, सही। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जस्ट रिकॉल था। अभी हम Sama-sama mafia akil. नहीं, तो बाद में यस भाई। यस, इसका मतलब आपने घर से पैसे जाके खर्च कर लिए, मोबाइल खरीद ली, लैपटॉप। क्या क्रेडिट में लेते हैं मतलब? देखिए, नहीं, वो एजम्पशंस काम ही नहीं करता ना, क्योंकि एपी को भी साथ में कंसीडर कर रहा है ना। एपी इंक्रीज कर रहा है तो आप एक जगह तो वो भी करते हो ना, कैश को बढ़ाते हो ना। देयर इज टू थिंग्स वर्क टुगेदर। अगर आपका एपी बढ़ा, नाउ योर क्वेश्चन इज कि मैं नॉर्मली अपना इन्वेंट्री क्रेडिट में लेता हूं, इज इट? यानी इन्वेंट्री तो आप करते होगे स्टॉक डेबिट टू इन्वेंट्री टू एपी। तो स्टॉक भी बढ़ा 1000 का और एपी भी बढ़ा 1000 का। इफ एपी इंक्रीजेस तो इट इज एडिंग एपी increase or less stock increase. इसका मतलब you are nullifying the effect. Since you don't know here one-to-one relationship, so you are just following this process. Add increase, less increase. नहीं, आपने एपी को पैसे नहीं दिए ना अभी तक। अरे वो उससे माल उठा के ले आया, उसको पैसे किधर दिया आपने? जी भाई साहब, पैसा देते तो फिर क्यों लेस करते? तो आज का जो हमारा जो हम लोग की स्टडी का जो आज का टारगेट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। ओके, सो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में आई हैव गिवन 2 or 3 क्वेश्चन। हैव यू ट्राइड और नो? 3 questions I have given, not more than that, and nobody has tried it.
So now revenue recognitions पे हम आते हैं. So is it this is visible or no? Visible. Visible. This I make whole full size. No. I'm just sharing this screen. I don't know whether no revenue recognition. Are you able to see or no? That was my question. No screen gone. No, all screen will come. Yes, because I just make the little bigger. Now the question comes, what do you mean by the revenue recognitions? What do you mean by revenue recognition? If you have sell certain goods for 100, okay, either first on cash, second on credit. Now can you tell me what is the journal entry for selling on cash or selling on credit? Cash account debit to Cash account debit to sales. Or XYZ account debit to sales. Cash या AR to sales. You are straight. Also it will be sorry, also it will be affect inventory and cost of goods sold. Yeah, that will be there. But actually, I am just talking from this entry. What is the journal entry? You have to pass a one entry from the sales point of view. So the entry you are passing cash or AR account debit to sales. It means you are directly taking this sales account to your income statement. Is it? So you are taking into your income statement or PL statement. When you do the sales, what entry you are done? Yeah, I am saying that sales done for 100. Okay. So you said that, okay, if it is cash, I will say cash, or if it is AR, you will say AR to sales. And what is the closing entry for sales? Sales has to be debit to P&L. Is it? Hello? Yes, sir. So this is the entry you are going to pass. Can you tell me why you pass this entry? What are the assumptions is working? How you are taking this sales to the income statement? What are the assumptions? What are the factors that you have satisfied in your mind, and now you are transferring this as an income to your income statement? There must be certain things in your mind. One factor is it is a nominal account. No. Okay, one factor is that it is a nominal account. Mashallah. Okay, that's good. Reasoning. Nominal account, you have to close it. Now, taking into the PL, it means you are realizing the revenue. You are recognizing not the realizing, you are recognizing the income. Is it okay or no? Taking to PL, what is the meaning? Technically, it means you are doing your revenue recognition. Are you agree with this or no? Taking, if you are doing the sales, and in the PL account, Miraj bhai, even the expense also will take to the PL account, right? Yeah, PL account is the point where you are closing all the nominal account. But Yes. when you are taking your sales to the revenue account, to the PL account, what exactly the things you are doing? You are recognizing your revenue. PL में आप क्रेडिट साइड में लिखते हो ना भाई, when you make your income statement, जब ऐसा कोई income statement when you make, तो आप किस साइड में लिखते हो? इधर लिखते हो ना बाय सेल्स.
इसका मतलब क्या लिखते हो? इसका मतलब जो लिखते हो, व्हाट इज दिस? एक्चुअली दिस इज नथिंग बट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ योर इनकम, ऑफ योर रेवेन्यू। ठीक है, नाउ एक और सिचुएशन बताता हूं। जैसे कि आप 12 महीने का रेंट अगर एडवांस में रिसीव किए, ओके, आप रियल एस्टेट हो, यू आर रियल एस्टेट एंड यू आर टेकिंग द अपफ्रंट चेक्स, तो आप क्या एंट्री लिखते हो? कैश टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यही लिखते हो ना भाई? Yes, sir. ओके, एंड इफ इट इज ऑफ 12,000, आपको अगर मंथली इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा तो आप कितना पैसा इसमें से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? 1,000. 1,000. What is the reason? What is the principle behind it? Mean for that month we have revenue only for 1,000. 1,000. But what is the reason? Why 1,000? Why not 2,000? Periodic concept. Okay, because of the periodic concept. So now you are agree with this. But when you are selling the goods, you are recognizing the full value. What is the reason? But there is no periods involved there. There is no period concept for the goods, is it? Yes. No, because when you are selling the goods, actually you are transferring the risk and risk and reward associated with the goods. Now you are no more the owner of the goods. You are settling your title against the cash. You are losing your ownership on the goods. That's why you are just selling it and recognizing the revenue. अभी इस बात से कोई मुश्किल है तो बताएं. When you are selling the goods, you are transferring the risk and reward associated with that goods. Means you are losing the ownership on that goods. So आपको उससे जब पैसे आते हैं, same time you are just transferring to the revenue account, because that is the minimum criteria. अगर किसी बिजनेस में अगर 7 डेज की सेल्स की पॉलिसी है, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है, अंसार भाई बहुत ध्यान दे के सुनने का बात है. इफ बिजनेस इज हैविंग अ 7 डेज रिटर्न पॉलिसी, हाउ दे विल रिकॉर्ड द रेवेन्यू, how they will record the sales? If the business has 7 days return policy, now you tell me how he will record his sales, how he will record his transaction. Okay, that is a one of the process. Sales and then sales return, if any. If any. Is there is any other way? We can give them discount or bad debt provision. Means the moment you make the sales, on that moment also you will write the sales and provision for return. Is it? Provision for return as well as provision for bad debt. No, bad debt until you don't have a proper reasonable ground, then only. See, bad debt is not like simply thinking and doing the bad debt. There are many things that should support your bad debts. It's not like that कि आप 5-10% का provision बनाते जाओ. 100% you cannot make the bad debt ना. आप sell कर रहे हो 100 का, you can't make the provision for 100% initially. Why you have sell it? Gap will ask why you have done the sale.
So it means you Not can. 100%. Yeah. So there is a provision for return you can make. Okay. And there is another way also. The sum of the company is doing. He will wait till 7 days. What he will do? He will wait until 7 days and then he will record the sales. Because when the returned policies get expired, then only they will start recording the sales. So they can wait for 7 days, and after the 7 days they will start recording the sales. So that because he has already lapses the right to return, now this return will not come. Okay, so yes, tell me. I have a question here. Yeah, you can. If they have if they wait 7 days, then it will be the effect with the inventory. No, If you inventory. No, he can book an inventory entry. He can book that inventory with customer account, something like that. He can use some encumbrance account, some recon account, some middle account, intermediary account he can make maintained. But as for the purpose of revenue reporting, he cannot record the sale until the 7 days. क्योंकि until 7 days, any moment of time, his revenue will not be recognized. It will get returned. If he has that policy, actually, he can do the he will pass the entry for the transferring of inventory from the store or from the shop, from the godown. He will pass the entry. But he will pass the entry inventory with customer like that. He can pass some encumbrance account. But for the purpose of income statement, he cannot record the sales. Or if he is recording the sales on the same time, he has to record the provision for return. Okay. Now actually what I have discussed, it's all here. So what I did, I said that, okay, revenue is recognized. Revenue is recognized when it is, there is a clause, there is a reasoning that has to be satisfied. When it is realized or realizable. Realized or realizable का मतलब ये होता है, either you receive the cash or you receive something in return that can be converted into cash. Either you receive the cash or AR, whatever it is, or something in return that at the later stage you can convert it into the cash. That what exactly means of realizable. तो realized का मतलब होता है when we receive the cash or the book claim means AR. Realizable का मतलब होता है you did not receive the cash or claim but receive some asset that are readily convertible to the cash. यानी कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाएगा, यानी कि कोई एसेट के बदले में कुछ भी आइटम मिल जाएगा आपको. एंड अर्न का मतलब क्या होता है, बोलता है अर्निंग इज अ प्रोसेस. अर्निंग कब कंप्लीट होता है? सब्सटेंशियली व्हेन इट्स कंप्लीटेड, व्हेन यू परफॉर्म part of your responsibility and providing the goods or services. It's a very technical things. Now when come to the goods, जब आप goods को सेल करते हो तब उसको कहा जाता है कि you have done earning, यानी अब आपका पार्ट earned हो गया. क्या हो गया? earned हो गया.
सर्विस के केस में क्या होता है, when you rendered the services, तब आपका कहा जाएगा your service has been done, यानी आपने उस काम को अर्न कर लिया, यानी अब आप उससे पैसा ले सकते हो बिकॉज आपने उस काम को परफॉर्म कर दिया। अगर रेंट के केस में चूंकि आपको एडवांस में पैसा मिलता है, लेकिन आपने सही बोला था कि भाई साहब जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे हम अपने बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हुए जाएंगे। उसके बाद बोला कि डिस्पोजल ऑफ एसेट अदर देन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मतलब कि आपका वो नॉर्मल गुड्स नहीं है, यानी आपके ऑपरेशनल आइटम नहीं है, यानी अगर मान लो कि आपका कोई फर्नीचर टूट गया या कोई फर्नीचर बेच रहे हैं या कोई आपका कोई बिजनेस यूनिट नहीं चल रहा है उसको बेच रहे हैं, तो जिस दिन आप डिस्पोज कर देंगे, जिस दिन वो सामान आपके पास से चला जाएगा, उस दिन में क्या होगा, उस दिन आप बोलिएगा नाउ आई हैव डन माय पार्ट, नाउ आई एम एबल टू रिसीव द मनी, यानी मैंने अर्न कर लिया, मेरा काम हो गया है, अब मेरे को पैसे मिलने चाहिए। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज यू मस्ट अर्न, देन यू हैव टू हैव द रियलाइज्ड और रियलाइजेबल, यानी कि आप फ्री में कहीं पे बांट रहे हो तो नो पर्सन इज देयर टू गिव यू द कंसिडरेशन, तो जहां पे कंसिडरेशन आएगा वहीं पे रियलाइज्ड और रियलाइजेबल आता है, ठीक है। तो जब आप किसी एसेट का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करते हैं गुड्स के केस में, तो ही आपका वो सेल कंसीडर होता है, ठीक है। अब बात हम एग्जांपल्स लेते हैं कि अगर कोई केसेस है जहां पे आपका फ्री ऑन बोर्ड है, यानी कि आपने बोल रखा है कि भाई साहब मैं आपको माल चढ़ा के दूंगा, यानी आप जहां पे भी आपकी जहां पे शिपिंग पॉइंट है, जहां से आपको माल को चाहिए वहां तक मैं माल आपको डिलीवर करके दूंगा, यानी कि अगर आपने शिपिंग पॉइंट तक अगर माल पहुंचा दिया, यानी गुड्स यू हैव डिलीवर्ड अंटिल द शिपिंग पॉइंट, तो आपका एफओबी हो जाएगा, यानी फ्री ऑन बोर्ड हो जाएगा, यानी वहां तक का आपने काम खत्म कर लिया। नाउ आप उसको बोल सकते हो आई हैव डन माय पार्ट, नाउ यू गिव मी मनी ईदर कैश और अग्री दैट यू विल पे इट टुमारो। So there is a two condition from the revenue recognition principle. One is earned, second is realized or realizable. There is a two principles works there. If any one of the missing, either you have not earned, means whatever you received, that is actually you received as a advance, you can't consider as the income for you. If you have done something and nobody is there to pay you or agree to pay, it means it's something done as a charity and you can't consider as a income, ठीक है। ये मामला क्लियर हो गया। नाउ एक सिचुएशन आता है जिसको हम बोलते हैं फ्री ऑन डेस्टिनेशन। फ्री ऑन डेस्टिनेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल्स होता है अभी जो हम लोग अमेज़न से ये सामान मंगाते हैं, अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से या फिर कोई भी और दूसरे कंपनी से मंगाते हैं, तो एक्चुअली हमको वो जब तक मेरे हाथ में रिसीव नहीं हो जाए या मेरे बताए हुए पते पे नहीं चला जाए, मेरे इंटेंडेड एड्रेस पे वो नहीं चला जाए, तब तक उसका वो सेल कंप्लीट नहीं होगा, तब तक उसकी लायबिलिटी में, तब तक वो काम, तब तक उसकी अर्निंग नहीं कंप्लीट होगी। Until that point the earning will not done, यानी when the sellers has the responsibility to ship the goods to the buyer premises, then revenue recognitions when the customer receives the good, जब कस्टमर रिसीव कर लेगा by that point of time आप बोल दोगे ये भाई मैंने मेरे पार्ट का काम किया, आप अपने पार्ट का काम करो, either you pay the cash or promise to pay, ठीक है। उसके बाद आता है कि शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। शिपिंग डॉक्यूमेंट एक्चुअली इट्स कैरिंग दी ओनरशिप, यानी जब आप कोई डिलीवरी नोट साइन करके दे देते हो, इसका मतलब उसकी ओनरशिप आपके पास चली आ जाती है। तो शिपिंग डॉक्यूमेंट कैरीज द टाइटल ऑफ द गुड्स, तो उस गुड्स का वो टाइटल कैरी करता है, ठीक है। तो अभी तक जो यहां तक हमने जो चीजें पढ़ी, इसमें 4-5 पॉइंट्स हमने देखे हैं। आपको बताएं किसी एक भी पॉइंट पे कोई डाउट है क्या? भाई रोशन भाई, ताहिर साहब, is there any question in your mind? No, sir.
अंसार भाई चलेगा? चलेगा चलेगा। हाँ बिकॉज हाँ हाँ चले। उसके बाद यशवंत भाई को तो याद है लेकिन भूल गए, तो नाउ नहीं नहीं सर, याद है अभी भी। अभी भी याद है, चलो गुड है यार। चलो भाई ये चले, तो यहां हो गया हमारा। अब बात आता है कि आपके पास देयर इज अ 2-3 टाइप्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल नॉट कंसीडर फॉर योर रेवेन्यू रिपोर्टिंग। आप जब फाइनेंस सीएमए बन के जाओगे एंड इफ यू फाइंड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन द बिजनेस, यू विल सिंपली से दैट माय डियर, दिस इज नॉट satisfying the rule of revenue recognitions. There are two positions. Okay, one is saying that when you are selling with buyback agreement, means when you are selling and saying that okay 1 तारीख को ले जाओ 3 को वापस कर देना, 1 को ले जाओ 3 को वापस कर देना, इसका मतलब है कि एक्चुअली यू आर सेलिंग विथ बायबैक कंडीशन। ठीक है, यानी सेल्स विथ राइट ऑफ रिटर्न एग्जिस्ट हो रहा है, इसको हम लोग ट्रेड लोडिंग या चैनल सर्फिंग बोलते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द ट्रेड लोडिंग और चैनल सर्फिंग। अब इसके 2-3 एग्जांपल्स है, यहाँ पे कहा गया है कि क्या करते हैं कि सेलर क्या करते हैं कि देखिए द सेलर थ्रू द ट्रांसफर्ड गुड्स ही स्टिल कैरीज द राइट, बिकॉज उन्होंने क्या बोला है, आई विल बाई इट, they agreed that I will buy it. He still carry the risk of ownership and substance on the goods. Until the substance is transferred, we cannot say it is a sale. इसका मतलब ये हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि 1 तारीख है लेके जाओ 3 को वापस कर देना, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम एक्चुअल में फुल्ली आपको रिस्क ऑफ द एसेट नहीं दे रहे हैं। तो जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता है एसेट के साथ तो वो सेल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उसके 2 यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब बोला है कि ए को अपना कोई सेल बढ़ाना है। अब मान लीजिए कि आपको कोई कहीं पे प्रोजेक्शन जमा करने हैं या फिर आपको अपने यहाँ कोई इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, तो आप अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अपने किसी एसोसिएट्स के साथ एक टाई अप कर लेंगे, एक डील कर लेंगे कि एक काम करते हैं दोस्त, आज आपको मैं दिसंबर के 20 तारीख को माल बेचूंगा और जनवरी के 10 तारीख को आई विल रिटर्न ऑल द गुड्स, आई विल टेक रिटर्न ऑल द गुड्स। ठीक है, तो वहां पर जो सेल आपको किया ना 20 जनवरी के दिन, 20th दिसंबर के दिन यू अग्रीड टू सेल बिकॉज आपको हाई प्रॉफिट दिखाना है ताकि आपके इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाए। तो आपने क्या किया, बीइंग एन ए यू कॉन्टेक्टेड टू सम ऑफ बी, आपने बी को कांटेक्ट किया, अब बोला देख मेरे भाई मेरे को 10 जनवरी को यू विल रिटर्न द गुड्स, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक ऑल द गुड्स, but I wanted to record this sale because I wanted to show the profit, I wanted to show the high sales turnover ratio so that I can get the investment, so that I can get the project. So this is happening. Can you tell me some example of this one? Yes, बिल्कुल बता सकते हैं। आपके पास कोई गवर्नमेंट का कोई एक प्रपोजल्स आया है कि जिसका एसेट टर्नओवर, जिसका एनपी 20% हो, जिसका एसेट टर्नओवर 4 टाइम हो, हम उसी कंपनी को प्रोजेक्ट देंगे। ठीक है, सही बात है, लेकिन कौन से कस्टमर आएगा इसे परचेस करने के लिए? अरे मेरे भाई यू विल डू विद योर एसोसिएट्स, अरे अपने कोई सिस्टर कंसर्न से फेक, इट्स अ फेक राइट? हाँ इट्स अ फेक, दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन दैट वे ना। So it is illegal. It's even though illegal, whether you pay the tax, whatever you do, if you have that kind of arrangement,
तो फिर ये मुश्किल चीज है। रीजन ये है कि आप अपने रेवेन्यू स्टेटमेंट को इन्फ्लेट कर रहे हो, यू आर नॉट गिविंग द ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशंस ऑफ योर बुक। Okay, this is one of the scenario. How it can be traced? If you are an insider, then only you will able to trust. If you are a finance manager there and they advise you to do, you can say that, okay, my brother, I have done in my CMA, this revenue is not the real revenue, this is a fake, so I won't do it. This my professional. So they will say, Matsarama, bye bye. Oh, that, see, I'm just talking what the book says. No problem. Whatever you do, it. it's up to you, because it's just, books is always written, you know, in the best working conditions that is not exist in the real world. सही बात है। बुक्स में जब भी कोई बात लिखी होती है वो एजम्पशन बेस्ड होती है कि दुनिया में ये सबसे अच्छी चीज है, ये सबसे अच्छी इकोनॉमी है, ये सबसे अच्छा माहौल है, ये सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर है। लेकिन आपको पता होता है कि आप 9:15 की अगर आपकी लॉगिन टाइम है, 9:17 में सब आपका मुंह देखता है, ठीक है, और आप रात के 10 बजे रात तक बैठ के काम करते हो, नोबडी इज कंसर्न। तो ये उस एटमॉस्फेयर को कंसीडर ही नहीं कर रहा। नाउ दिस इज अ सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वर्किंग एक्चुअली। ये क्या होता है कि अभी जैसे आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसका लिमिट 10,000 था, आपने पूरा खर्चा कर लिया, नाउ यू नीड मनी। आप क्या बोलोगे, मिराज भाई एक काम करो यार, आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्wipe करके मेरे को पैसे दे दो, आई विल रिटर्न ऑन ड्यू डेट। इज इट पॉसिबल और नो? It's personal life possible. पर्सनल लाइफ पॉसिबल। नाउ कम टू द बिजनेस। अब आप एक बिजनेस हो, यू आर अ बिजनेस एक्स। मैं इस पे थोड़ा ज्यादा लिख दे रहा हूं, बट आई विल रिमूव व्हेन आई विल सेंड दिस डॉक्यूमेंट। तो देखो, अब आ जाओ बिजनेस लाइफ में। आप कौन हो? एक्स हो, यू आर एक्स, ठीक है। अब आपने अपनी जिंदगी, आपने जितने भी आपकी क्रेडिट के थे ना मार्केट में, यू यूज्ड ऑल योर गुड्स, बिकॉज यू नो, आपको जब बिजनेस लोन लेते हो तो यू हैव टू हाइपोथिकेट। बिजनेस जो होता है वो किसी ना किसी चीज को प्लेज करके लेते हैं ना। तो दिस इज द सिचुएशन जहां पे हम अपने इन्वेंट्री को प्लेज करके हमने क्या ले लिया, लोन ले लिया। अब मैं दोबारा सेम इन्वेंट्री आई कैन नॉट प्लेज, so I will talk to my friend Y. I will say that Y, I will make a sale to you, okay, and you do one thing, you pledge that inventory and get the loan, and I will take back these goods from you. You got or no? Okay. होती है ना, हाँ। मुझे सही हो। समझ आई सिचुएशन कैसी है? प्रैक्टिकल है या नहीं है, बताएं। ऐसा तो बहुत प्रैक्टिकल है, इलीगल है ना, इलीगल तो बहुत वह है। हाँ, लेकिन एग्जाम में ये दो एग्जांपल्स आते हैं, तो you should able to understand। इलीगल तो कुछ भी कर सकता, मतलब एक for example, if a salesman he need more commission, what he can do, he can make a contact with his friend and sell too much, and after the month pass, he can say no, I am not satisfied with the goods, I am going to return. Even the company doesn't know. There Yes, are many exactly. options. Yeah, there's many way of doing it, but this is the two It is illegal, examples. many options. Yes. Yes. So if you find this type of things in your books, you can say, my dear, this is not the real recognition. This is not your real revenue. You do one thing, you don't do it. I will not certify your financial statement. I will not say okay from my end. Whatever you want to do, do. Now he is saying that A need a cash, but he can't get the money because he uses it because his source, but B is in position to use his bank limit to buy the material and sell it to B under the buyback agreement. B uses the inventory to get the loans and pay back to A, and this way they can do the product financing. This arrangement is called the product financing. This is also does not allow for the revenue recognitions. So now what I have learned until here, I just want to summarize it. See, we have learned
कि आपके रेवेन्यू रिकॉग्निशंस के लिए दो प्रिंसिपल का मानना जरूरी है. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज देयर शुड बी अर्निंग. द सेकंड प्रिंसिपल इज इट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. Either it's realized or realizable. Either you have received the money or you get the commitment or you get something which you can convert into the money. Second thing, there are certain general rules. When you do the sales, you can recognize your revenue by that time, because that time your earning is completed. Now on the service, when you render the service, जैसे मैंने आज का बात किया कि मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा, 50 रुपए लूंगा. इफ आई हैव डन 1 घंटा का पढ़ाना, इसका मतलब है मैंने अपने एंड का काम कर लिया, अब आपके एंड पे वो पेंडिंग है, यानी आई हैव अर्नड माय पार्ट. रेंट के केस में व्हेन द टाइम्स गॉट पास, रेवेन्यू रिकॉग्निशन चलता रहता है. एसेट के केस में, जो कि आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं है, तो जिस दिन आप डिस्पोज करते हो उस दिन ही आपकी वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पार्ट बनेगा. अगर कोई चीज है जिसमें आपकी डिलीवरी बेस्ड काम हो रही है, जबकि फ्री ऑन बोर्ड करोगे, तो जहां पे आपने कस्टमर को बोर्डिंग कराने का, यहाँ पे जो आपकी शिपिंग पॉइंट है वहां तक का आपने, इफ यू हैव गिवन द गारंटी दैट आई विल गो एंड गिव इट टू यू, वहां तक हो गया अगर आपका काम, मींस यू हैव डन योर पार्ट, मींस अर्निंग्स इज कंप्लीटेड एंड नाउ ही विल पे और ही विल कमिट टू पे. देन ऑन द सेकंड कम्स दैट ओके, फ्री ऑन बोर्ड का, फ्री ऑन डेस्टिनेशंस का एग्जांपल्स याद रखिएगा. अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारे होते हैं जो क्या बोलते हैं कि भाई मैं आपके हाथ में जैसे ही सामान दूंगा कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, या आप पे करके रखोगे. अगर आप गुड्स नहीं लोगे, दे विल रिटर्न योर मनी इफ यू आस्क आई डोंट वांट. इसका मतलब ये होता है कि वो उस वक्त तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते. द मोमेंट दे गिव द हैंडओवर टू द गुड्स, तो उस वक्त दे रिकॉग्नाइज द revenue. Now there is a two situations I discussed where you will not recognize the revenue because this is against the business normal ethical practices. What are those? Once you sell the goods and you just want to inflate your net turnover, net profit, or you want to just increase your asset turnover ratio or something like that. So in that case, that inflated sales will not be considered as the revenue for the purpose of revenue recognitions, for the point of view of revenue recognitions. Second में बोलता है कि product financing is not covered under the revenue recognitions. Now I have just already discussed these things. I said that when you are having the sales with right to return on sales exist, इसका मतलब जो normal 7 days policies होती है, उसमें there is a 3 alternative to record your transactions. पहला बोलता है कि no accounting of sales until all the return privilege is expired. जब तक कि उसको रिटर्न करने का पूरा प्रिविलेज एक्सपायर नहीं हो जाए, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करो. सेकंड बोलता है रिकॉर्ड विद द प्रोविजंस ऑफ रिटर्न की तरह आप लेके चलो, क्योंकि आपको एक अलाउंसेस फॉर सेल्स रिटर्न लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इट इज लाइक अ कॉन्ट्रा, सेम अमाउंट से होगा. अगर रिटर्न आ गया तो ठीक, नहीं आया तो रिवर्स कर दीजिएगा. तीसरा बोलता है सेल्स और एज देयर ऑकर, जैसे जैसे सेल कीजिए रिकॉर्ड करते जाइए, जैसे जैसे आपको रिटर्न आएगा यू जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग द रिटर्न्स. सो देयर इज अ 3 वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. यहां तक में कोई अगर मसले हैं तो फिर मेरे को बोलें. यहां तक में कोई मसले हैं क्या? मसला तो कुछ भी नहीं है इधर. हाँ, हमको बहुत अच्छा टीचर है ना. बट हमको मेरे लिए अगर आप थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करेगा तो बेहतर है, क्योंकि आपके 4 दिन के बाद क्या होगा, आप ब्लैंक हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं हो जाएगा. सही बात है. हाँ, क्योंकि वो आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड. एंड हाँ, इट्स ट्रू. मैं इसी चक्कर में कितना भूल गया मेरे को खुद पता नहीं है भाई. अब तो ठीक है, चलो. अब एक एक्चुअल में नाउ एक छोटी सी चीज है, ठीक है. ये ट्रेड लोडिंग में भी आपको छोटा सा ये है कि यहाँ पे आप क्या करते हो, इट इज लाइक द सेम अरेंजमेंट. ये जो ट्रेड लोडिंग है ना, इट इज लाइक अ सेम अरेंजमेंट. इफ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स, आप क्या करते हो, किसी दूसरे जानने वाले को आप बेच देते हो विद द एग्रीमेंट कि आई विल टेक इट बैक. तो इट इज द वेरी सिमिलर सिचुएशंस. यहाँ पे बोला जाता है कि डीलर बेस्ड कंपनी होती है, वो क्या करती है, इफ दे वांट टू अचीव द टारगेट्स, वो क्या करते हैं, अपने डीलर के ऊपर दे देती है पूरा का पूरा माल, ईयर एंड पे दे देती है. ठीक है, तो वहां पे आपको क्या देखना पड़ता है, वहां पे आपको देखना पड़ता है, वहां पे आपको रिटर्न नहीं हो रहा है, बट यू आर वेटिंग फॉर द होल ईयर
and just to meet your targets you will just dump all the goods to one of your dealers. तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे डिसएप्रोप्रिएशन हो गया. वो क्या हो गया? डिसएप्रोप्रिएशन हो गया. आपने देखना है कि पूरे मंथ तो कोई काम नहीं करते हो, वहां पे आपने फोर्स सेल कर दिया. समझ रहे हैं? तो इस दैट केस आप उस कंपनी को बोल सकते हो दिस इज नॉट द राइट वे, आई वोंट डू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग पॉलिसीज. ठीक है. सो दिस कंपनी हैज बुक्ड द नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू इन दिस ईयर. एक्चुअल में क्या करता है कि नेक्स्ट ईयर में आने वाला जो सेल्स, जो उसका एक्सपेक्टेड सेल्स होता है, वो भी इसी साल में एक तरह से डंप कर देता है. तो ये भी कहा जाता है कि ये भी अलाउ नहीं किया जाएगा. ये इज नॉट अ गुड, इज नॉट द गुड प्रोसेस. ठीक है. अब बात आएगी कि अब हम पढ़ने जाएंगे किसके बारे में? कंस्ट्रक्शन के बारे में. बट कंस्ट्रक्शंस we will take in the later, but before that I want to finish some small things. ठीक है. अब बोलता है कि अब हम आफ्टर डिलीवरी के केसेस को पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट बोला गया है कि there is a two methods of installment sale. दो मेथड्स होते हैं इंस्टॉलमेंट सेल के. पहला मेथड जो होता है इंस्टॉलमेंट, दूसरा होता है कॉस्ट रिकवरी मेथड्स. पहला क्या होता है? इंस्टॉलमेंट. दूसरा होता है कॉस्ट रिकवरी मेथड. तो इंस्टॉलमेंट में बोला जाता है टू बी यूज्ड व्हेन कलेक्शन इज नॉट रीजनेबली अश्योर्ड. मींस इंस्टॉलमेंट मेथड आप तभी यूज करोगे जब आपके कलेक्शंस के बारे में आपके पास प्रॉपर अश्योरिटी नहीं रहेगी. ठीक है. तो यहां पे बोल दिया गया है कि रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एट द पीरियड ऑफ द सेल, बट द ग्रॉस प्रॉफिट इज डिफर्ड टू द पीरियड when the cash is collected. Special deferred GL and the installment receivable need to be the established. अब ये थोड़ी सी इसको प्रैक्टिकली करते हैं. कैसे करते हैं? मान लो कि आपने एक टीवी है जो 600 रुपए की है, आपने उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल कर दिया. क्या कर दिया जी? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल कर दिया है. कितने में? 1000 रुपीज में. तो बताएं आपका कितने का जीपी आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 400 रुपए का. यानी कि अगर परसेंटेज के फॉर्म में बात करें तो 400 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 करेंगे तो आपका 40% की क्या आएगी? जीपी मार्जिन आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट की मार्जिन आ जाएगी. अच्छा, ये काम आपने कब किया? आपने किया नवंबर पे. आपने कब किया? नवंबर पे. अभी आपको एक डाउन पेमेंट मिला. ठीक है. और बाकी का जो 9 मंथ का इंस्टॉलमेंट है वो आपको इवेंचुअली मिलेगा. ठीक है. तो अभी आप देखें सबसे पहले क्या हुआ. सबसे पहले आपको अभी कैश का डाउन पेमेंट हो गया. यानी आपने लिख लिया कैश अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 600, इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल 900 एंड डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 400. आपने क्या किया? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 400. अब जब दिसंबर में पैसे आ गए तो आपने क्या किया? आपने इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल को यहां पे कम कर दिया. यानी कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट रिसीवेबल क्रेडिट. अब आपके पास पूरे साल का कलेक्शन कितना है? 100 डाउन पेमेंट का, 100 करंट ईयर का. इसका मतलब क्या? आपके हाथ में टोटल 200 का कलेक्शन हुआ. तो 200 में 40% के हिसाब से अगर मार्जिन देखूं तो आपने एक्चुअल में कितने रुपए की मार्जिन कमाई है? तो आपने सिर्फ 80 रुपीज की अर्निंग करी है. कितने की अर्निंग करी है? 80 रुपीज की अर्निंग करी है. यानी कि डेफर्ड जेपी डेबिट टू रेवेन्यू रिकॉग्निशंस. तो अभी भी आपके पास 320 का क्या रखेगा? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट बुक्स में मिलेगा, जो आपको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा. ठीक है. Sir, I have a question there. Go to this slide. Yes. Why not we have calculated here sales? Why we recognize the gross profit only? No, actually what exactly you are doing here, you are just doing the AR account debit, okay, and you are not doing sales. You are just doing the cost of goods sold.
and since this gross profit you cannot recognize today, so sales is always include cost of goods sold plus gross profit. Since you are not recognizing it, so you have to keep one deferred gross profit account, and from there you will transfer whatever the amount you will received, you will realized in that period. Okay, since this is not, you are not sure, so you have to keep this, and this inventory is just a cost of sale, but whatever the profit you are expecting, you book it, but not as a revenue, you book as a deferred revenue. The moment you start receiving the cash, you have to post the portion to the revenue account, to the income statement, until like to the extent what you have received it. इसका मतलब ऐसे है कि आप अगर मान लो कि इसमें अगर 3 इंस्टॉलमेंट रिसीव किए होते, इसका मतलब 300 रिसीव किए होते, तो आपके डिफर्ड रेवेन्यू से 120 रुपया रेवेन्यू अकाउंट में चला जाता, इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको ग्रॉस प्रॉफिट में चला जाता। ठीक है, तो ये मेथड इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज यू आर नॉट रीजनेबली एश्योर्ड कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। तो यू कैन नॉट, because of the conservatism also, you cannot record the profit unless it is being earned or recognized and realized. बोले yes, 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 every year you have to, and if that type of sale, then maybe you have to do some different type of accounting. No, to P&L, no, recognize this is a P&L item. Oh, no, the balance one you have to keep in the balance sheet. It's a deferred gross profit, na? It's a deferred GP. So it has to, because here you are showing the full AR, na? Like 800 you are showing the AR, but actually you have reduced your inventory for how much? Maybe 600. So this is like your deferred GP. Miraz bhai, we are talking about installment sale, right? Yes. But here, while we are delivering the goods, we are totally transferring the ownership, correct? Yes, but actually in the installment agreement, you always say that until the last installment, this ownership will not get transferred to you. Okay, that means we have to do such clause. Okay. ये आप कभी इंस्टॉलमेंट में मोबाइल खरीदा नहीं है क्या? इंस्टॉलमेंट ओके, ऐसा तो ऐसा आएगा। ओके, तो इंस्टॉलमेंट में जब आप मोबाइल खरीदता है तो आपको पता है क्या करता है, आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर करता है तो क्रेडिट कार्ड जब आपको वो लोन देता है, चूंकि वो पहले जिस दिन आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है ना, वो आपसे एक ब्लैंक चेक साइन करा के लेता है, और अभी आप जब डिफॉल्ट करेंगे वो चेक जाके ये करा लेगा, जितना का आप डिफॉल्ट करेंगे उतना का वो जाके इनकैश करा लेगा। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अभी तक वो एसेट से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके पास नहीं है, अभी तक क्रेडिट कार्ड वाले के पास है। इवन दो दे आर नॉट सेंडिंग द कंफर्मेशन, ओके यू डन एवरीथिंग, यू आर फैबुलस, बट स्टिल दे आर कीपिंग ओनरशिप नहीं हो जाएगा until you have to keep through so the ownership will transfer only at the end of the time period of. Yes. Correct? Yes, exactly. The installment receivable is shown as the current asset and regarded as a due date. ठीक है, जो भी ड्यू डेट रहेगा वो बाद की बात है, लेकिन आप उसको करंट एसेट की तरह रखेंगे। जैसे जैसे आपको पैसे आएंगे, यू विल रिसीव द कैश, यू विल ट्रांसफर टू द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, there is another method and that is called the cost recovery method. ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, it is the more conservative methods. GP is not recognized
for each collection. GP is recognized when the cost is recovered. इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपए 1000 रुपए में हमने आपको जो टीवी बेचा था, हमने उसका कॉस्ट बताया था 600 रुपए का। इसका मतलब 400 रुपया हम डेफर्ड जीपी में रखेंगे, ठीक है। ओनली वी रिसीव द मनी, जब मैं पैसे रिसीव कर लूंगा ना, देन ओनली आई विल, यानी मैं पहला एंट्री क्या डालूंगा, व्हाट विल बी माय फर्स्ट एंट्री, माय फर्स्ट एंट्री विल बी AR। AR कितना है, AR विल बी 1000 और कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री वॉट एवर इट इज 600 टू डेफर्ड जीपी, टू डेफर्ड जीपी एंड दैट इज 400। तो ये पहला काम होगा। सेकंड, जब आपको पैसा आएगा ना, सो यू विल जस्ट रिड्यूसिंग द AR, you will just reduce the AR until 600। कहाँ तक, 600 तक। तो आप कैश टू AR करते रहेगा, you will not do any recognitions। जब आपको 7th मंथ में पैसा आएगा, 7th मंथ पे when you receive the money, आप उस दिन करेगा, जितने का कैश आएगा उतने का आप लिखेगा कैश टू AR, और साथ में आप करेगा डेफर्ड जीपी टू जीपी 100 का, because you will not do it proportionally from the beginning. Once you recover the cost, then after you will pass this entry. Once you recover the cost, then only you will pass this entry, ठीक है। तो this is the methods where you have to recover the cost first. Once you recovered with cost, then only you have to transfer to the gross profit account. Okay, this is the things what we have covered now. Only one thing is there, and that is the contract we will be discussing in the next class. ठीक है, अभी किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ भाई।